इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एसबीआई तुरंत रोके इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और 6 मार्च तक सभी बॉन्ड की जानकारी दी जाए, यानी कि 2019 12 अप्रैल 2019 से अभी तक की पूरी जानकारी एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपेगा। 3 हफ्ते में पूरी जानकारी चुनाव आयोग। खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, देखिए ये ऐतिहासिक फैसला, और जैसे कि लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले को कैसा देखा जाए, कितना बड़ा झटका केंद्र सरकार को? बिल्कुल रंजना, केंद्र सरकार के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे तौर पे कहा गया है कि ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या फिर कॉरपोरेट्स जो है वो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड के जरिए दान देता था तो उसकी जानकारी जो है वो गोपनीय रखी जाती थी, उसकी जानकारी वोटर्स को नहीं होती थी। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानने का जो अधिकार संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका सीधे तौर पर वायलेशन है, ऐसे में हम इसे असंवैधानिक करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह डायरेक्शन दिया है कि 6 मार्च तक सभी जानकारी जो है, अब तक की जो बॉन्ड की जो जानकारी है वो चुनाव आयोग से साझा करे, और बॉन्ड रोकने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को दिया है। और 13 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि वो सभी जानकारी, बॉन्ड से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो अपने वेबसाइट पर साझा करे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको अमल में लाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लिए तो है, क्योंकि इस योजना को जनवरी 2018 में केंद्र सरकार की ओर से लाया गया था, और इस योजना के आते ही कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, और इस योजना की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। देखिए, इस मुद्दे पर लगातार याचिकाकर्ता जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण ठाकुर जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, तो जया ठाकुर जो हैं वो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं और मध्य प्रदेश की कांग्रेस महिला नेता भी हैं। मैम, एक बड़ा सेटबैक है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी, इसे कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव में आप? ये एक बड़ा मुद्दा साबित होगा, और निश्चित रूप से जिस तरीके से फंडिंग हो रही थी सत्ताधारी पार्टी को, उसमें डिफरेंस आएगा, और मुझे लगता है ये पब्लिक के हित में है, क्योंकि अब जो भी फंडिंग होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी और एक निश्चित धनराशि दी जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और अब ये जो अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा था इलेक्शंस में, वो मुझे लगता है उस पर कंट्रोल आएगा, और जो है सही तरीके से चीज़ें होंगी। क्या आपत्ति किस बात को लेकर थी कि ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं है, वोटर्स को जानने का ये अधिकार नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को क्या दान दे रहा है, कितना दान दे रहा है? देखिए, इसमें डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा था, क्योंकि अगर आप करोड़ों रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ उनसे चाहते भी हैं। अगर फ्यूचर में जब स्कीम बनती है, जब सरकार अपना काम शुरू करती है, तो जो स्कीम बनती है वो जनता के हित के होनी चाहिए, ना कि किसी कॉर्पोरेट के लिए। तो क्या आपको लगता है इसका फायदा सीधे तौर पर सत्ताधारी बीजेपी को हो रहा था? आपका जिस तरह से, क्योंकि आप कांग्रेस नेता हैं, क्योंकि झटका तो कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा झटका है। जी देखिए, इसका पूरा फायदा बीजेपी को हो रहा था, और इसका पूरा नुकसान जो है किसी भी पार्टी के लिए तो कम हो रहा था, जनता के लिए ज्यादा हो रहा था, क्योंकि कोई भी स्कीम है वो जनता के हित में होनी चाहिए, गरीब के हित में होनी चाहिए। जो एक आम व्यक्ति जो वोट करके लोगों को सत्ता में लाता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, तो जितनी भी स्कीम है उसका सारा फायदा उस वोटर को मिलना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को। देखिए, याचिकाकर्ता जया ठाकुर हैं, उनके वकील भी हैं वरुण ठाकुर, उनसे कानूनी पहलू पर बात करेंगे। ये बताइए वरुण जी कि अब आने वाले दिनों में अब क्या होगा, क्योंकि चुनावी बॉन्ड तो रद्द हो गया, अब कैसे फंडिंग होगी पॉलिटिकल पार्टीज को? ये सरकार को डिसाइड करना है, इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कैसे होगी। पर जो स्कीम थी, जो अभी प्रेजेंट स्कीम थी, ये वायलेट कर रही थी कि संवैधानिक अधिकारों को। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से जो डिक्लेयर किया कि ये सारी की सारी स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है और डेमोक्रेसी की जीत हुई है, ये कह सकते हैं हम। एक बहुत बड़ा योजना का लू फॉल्स आप क्या मानते हैं सबसे बड़ा, कि जो कि सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना पड़ा? सर, ये जो इनडायरेक्ट रूप से ये करप्शन ही था। आप मुझे पैसा दीजिए, उसके बदले में हम योजनाएं आपके हिसाब से बना देंगे, और जनता को पता नहीं, जनता वोटर है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब ही है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन।
और इसमें जनता ही को लूप लाइन में रखा जा रहा है। तो पैसे की बल पे बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े ये सब करके प्रचार प्रसार करके आपके सारे आपके विज्ञापन देके जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां इन्फ्लुएंस कर रही थी पैसे के दम पे पब्लिक को, वो कहीं ना कहीं इस पे स्टॉप होगा। 5 जजों की संविधान पीठ का ये फैसला है और इसे असंवैधानिक करार दिया है इस बॉन्ड को। तो आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग है वो तो अब चुनावी बॉन्ड से नहीं होगी, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या पैमाना अख्तियार किया जाएगा? क्या पहले जिस तरह से फंडिंग होती थी उसी तरह से फंडिंग होगी? ये तो डिसाइड करना है सरकार को और इलेक्शन कमीशन को, मगर जिस तरीके से जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करे ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट 3 बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को लेकर कही है, वो क्या आपसे जानना चाहेंगे? सर, ये सारे के सारे जो एक्ट के अमेंडमेंट हुए थे स्कीम को बनाने के लिए 2018 में, वो सारे के सारे एक्ट जो अमेंडमेंट किए थे, चाहे फाइनेंस एक्ट हो, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो, कंपनी एक्ट हो, इन सब के सब को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। अगर बॉन्ड के जरिए अगर हम बात करें, एसबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप बॉन्ड को रोकिए और जो डिटेल्स अब तक की बॉन्ड की है वो चुनाव आयोग से साझा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न किया कि काला धन एक बहुत बड़ी समस्या है और एक काला धन समस्या का जो जिस तरीके की स्कीम लाई गई है, ये कहीं ना कहीं उस काले धन को रोकने में तो सक्षम नहीं है, पर काला धन बढ़ाने की तरफ बढ़ाने का वो कर रही है। तो ये स्कीम जो तरीके से लोगों के राइट का हनन कर रही थी उसको आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, मगर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि काला धन कैसे रोका जाए वो सरकार डिसाइड करे, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका में सरकार आएगी या पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी? मुझे नहीं लगता है, यूनानिमस जजमेंट है और आप सब जानते हैं कि रिव्यू पिटीशन में होता क्या है, ये चैम्बर में जाती है और बड़ा डिटेल जजमेंट है, बड़ा सारे बिंदुओं पे एक विस्तृत सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन फ्रेम की है और क्यों किया है उसको भी विस्तृत किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रिव्यू पिटीशन का कोई स्कोप है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि वोटर्स को ये अधिकार नहीं था कि कितना पार्टी, कोई भी व्यक्ति कितना फंड कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। कोर्ट ने क्या इस पर कोर्ट की क्या टिप्पणी थी फैसले में? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितना चंदा दे रहा है और ये चंदा किस तरीके से उसके किक बैक के थ्रू मिल रहा है। तो ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लूप होल निकाले स्कीम के, एक हिस्टोरिकल स्टेप है और सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस स्टेप है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो सुना आपने रंजना कि यह एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए डेंजर है, क्योंकि यहाँ वोटर्स को ये अधिकार नहीं था कि कौन व्यक्ति या फिर कोई कॉर्पोरेट्स कितना फंड जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा था, इसकी जानकारी जो है वो गोपनीय बनाई गई थी और इसी योजना में इस लूप हॉल्स को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेस आउट किया है और इस पूरी योजना को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका केंद्र सरकार के लिए है ही, क्योंकि जनवरी 2018 में इस योजना को लाया गया था, उसमें कई अमेंडमेंट किए गए थे, उन तमाम अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो एक बड़ा झटका पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी जरूर कही जा सकती है। केंद्र सरकार ही नहीं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो बड़े दल हैं, उनको ये बहुत बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, देखिए, चुनावी बॉन्ड जो योजना थी उसमें सीधे तौर पर था कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई कॉर्पोरेट्स 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का जो बॉन्ड है वो एसबीआई बैंक के माध्यम से बॉन्ड खरीदता था और अपना नाम और बिना पहचान बनाए हुए ही उस बॉन्ड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दान के रूप में देता था। और वो जो बॉन्ड के जरिए जो है वो अमुक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बॉन्ड को बैंक में जो है वो भुनाती थी और उससे पैसा जो है अपने खाते में ट्रांसफर कर देती थी। इस कानून में सुप्रीम कोर्ट ने माना है, इस योजना में माना है कि जो लूप हॉल सबसे बड़ा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर दान देता है तो उसकी जानकारी जो है वो गोपनीय रखी गई थी और ये कहीं ना कहीं संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन है, क्योंकि वोटर्स को ये जानने का अधिकार जब नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जानने का जो अधिकार है, जो संविधान का जो मौलिक अधिकार है, उसका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यह योजना जो है वो उल्लंघन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ये सीधे तौर पर कहना था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी व्यक्ति या फिर कॉर्पोरेट जो है वो दान देता है तो मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है कि किस व्यक्ति ने, किस कॉर्पोरेट्स ने कितना दान जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, जो कि इस योजना में जो है हमारे साथ इसी फैसले के सामने आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने आने के बाद प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम
कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। सुमित, अगर सीधे सीधे ऐसा समझा जाए इस फैसले का मतलब, तो जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चीजें आ रही, फंड आ रही है, उसकी जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए। अब जरा ये बताएं कि इस पूरे फैसले में जो पांचों जज ने फैसला सुनाया, क्या उनका विचार सेम था इस फैसले पर असंवैधानिक करार देने को लेकर? वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला था और सर्वसम्मति से यह फैसला 5 जजों ने सुनाया है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि जिस तरह से गोपनीय बनाए रखने का ये जो पूरा मामला था कि कोई भी व्यक्ति अगर फंड देता है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा लू फॉल सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने माना है कि ये संविधान में फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, जानने का जो अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है, वो उसको कहीं ना कहीं वायलेट करता है। तो यही वजह सबसे रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को सीधे तौर पर असंवैधानिक करार दिया है, क्योंकि इस योजना की संवैधानिक वैधता को यहां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो इसीलिए 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी। इस पूरे मामले की बात की जाए तो 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पिछले साल शुरू की थी और 3 दिन तक लंबी सुनवाई चलने के बाद 2 नवंबर को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और जहां तक बात की जाए प्रशांत भूषण हो या फिर जया ठाकुर हो, 3 याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रुख किया था और इस बॉन्ड की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया था। और सीधे तौर पर यहां प्रशांत भूषण हो या फिर जया ठाकुर हो, उनका सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि कहीं ना कहीं इस योजना के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस योजना में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इन दोनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है और कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह की योजना अमल में अगर लाई जाती है तो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक हो सकता है, क्योंकि यहाँ जानने का अधिकार ही किसी को नहीं है, किसी वोटर्स को नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना फंड पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंड दे रहा है तो अपने मन माफिक वो काम करा सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी से, वो चाहे सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो ये तमाम रीजन रहे हैं इस योजना को रद्द करने को लेकर। तो एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ही 2018 जनवरी में इस योजना को लेकर आई थी। इसमें कई अमेंडमेंट किए गए थे, उन तमाम संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया है, असंवैधानिक करार दिया है और इस योजना को सिरे से रद्द कर दिया है। रंजना, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, एक बड़ा फैसला, हिस्टोरिकल फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का, ये ऐतिहासिक फैसला। और लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और इसे असंवैधानिक बताया है। आरटीआई का उल्लंघन है इलेक्टोरल बॉन्ड और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है, एसबीआई तुरंत रोके इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री और 6 मार्च तक सभी बॉन्ड की जानकारी एसबीआई दे। देखिए, पूरी जानकारी भी आपको दे रहे। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है, यानी कि जनता को जानने का हक है कि आखिर जो पार्टी के पास फंडिंग हो रही है वो कहां से हो रही है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक करना होगा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव है और उससे पहले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह बहुत बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है।